नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम नजरिया और मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। दर्शकों, इस कार्यक्रम के जरिए हम आपके जीवन को कहीं ना कहीं बदलने का प्रयास करते हैं। जो लोग परेशान चल रहे हैं उनको परेशानी का सलूशन बताया जाता है। जीवन को किस तरह से जीना है, उसको क्या डायरेक्शन देनी है, जीवन जीने का तरीका और सलीका क्या होना चाहिए, ये सभी बातें इस कार्यक्रम के जरिए आपको बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। और आज भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिद्धार्थ एस कुमार, जो कि एक फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट वो हैं और साथ ही साथ साउंड हीलिंग एक्सपर्ट भी वो हैं। इन सभी विधाओं के जरिए सिद्धार्थ जी जो हैं वो आपके जीवन को कहीं ना कहीं बदलने का प्रयास करते हैं, आपकी परेशानियों को कहीं ना कहीं दूर करने का प्रयास करते हैं। आज भी हमारे साथ मौजूद हैं सिद्धार्थ जी, तो चलिए मिलकर सबसे पहले हम सिद्धार्थ जी का स्वागत करेंगे। नमस्कार सिद्धार्थ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पिछले एपिसोड में आपने बहुत सारी रोचक बातें हम सभी को बताई थी। अपने जीवन के बारे में आपने बताया था कि भाई कैसे आपने जो है इस सफर की शुरुआत की। आज सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिस्ट आप हैं। न्यूमरोलॉजी हमने सुनी हुई है, अंक ज्योतिष होता है, नंबरों के माध्यम से हम जो है प्रिडिक्ट करते हैं लोगों के जीवन को और कहीं ना कहीं उसको फिर चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी क्या है, किस तरह से एग्जिस्ट करती है और कितना कनेक्ट करती है लोगों को अपने साथ, ये थोड़ा सा आप बता दीजिए। जब हम एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी। ये एक कम्प्रिहेंसिव अप्रोच है जहां हम एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों के माध्यम से, दोनों के सामंजस्य से एक कम्प्रिहेंसिव आउटकम लाते हैं, एक कम्प्रिहेंसिव सलाह लाते हैं कि मानव जीवन में मानव को प्रगति पथ पर आगे बढ़ने के लिए क्या करना उसके लिए उचित है। यही एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी है। तो साउंड हीलिंग से जो है आपने कहा कि भाई लोगों की बात को सुन करके, उनको जज करके जो है आप उनको जो है रेमेडी आप बता देते हैं, उपाय आप बता देते हैं। कितने प्रतिशत लोग जो हैं आपके पास आते हैं साउंड हीलिंग के जरिए खुद को हील करने के लिए? जैसे आपके पास अगर 10 व्यक्ति एक दिन में आ रहे हैं तो उसमें से कितने लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि भाई आप न्यूमरोलॉजी के तरीके से हमें जो है आप गाइड करें, और कितने लोग हैं जो साउंड हीलिंग पर विश्वास करते हैं? देखिए, जहाँ तक मेरा तरीका है, मैं अक्सर इनको अलग अलग नहीं देता। ये हमेशा एक कम्प्रिहेंसिव ऑफरिंग के रूप में, एक सामंजस्य तरीके के रूप में इंसान को ऑफर की जाती है। साउंड हीलिंग एक ऐसा तरीका है जो मैं सबसे ज़्यादा कंपनीज के लिए यूज़ करता हूँ। कंपनीज के एम्प्लॉयज़ के बीच में उनके इंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए, उनके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, उनको एक अच्छा काम करने का माहौल देने के लिए सबसे ज़्यादा इसको यूज़ करता हूँ। हाँ, साउंड हीलिंग में वहाँ भी बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ जहाँ मुझे व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से किसी स्पेसिफिक क्षण पे उसे बेनिफिट देना है, किसी को बेहतर बनाना है। किसी का इंटरव्यू है, वो बुरा फील कर रहा है, वो अच्छा नहीं है, नर्वस है, वहाँ मैं उसको साउंड थेरेपी दे सकता हूँ इमीडिएट रिलीफ देने के लिए, ताकि उस नर्वसनेस पे वो काबू पा सके और अपने एग्जाम को बेहतर कर सके। और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी मेरे से जुड़े हैं जो एग्जाम से कुछ घंटे पहले फ़ोन करते हैं कि सर बहुत नर्वसनेस हो रही है, डर लग रहा है, क्या करें। वहाँ तुरंत मैं उनको एक कोड देता हूँ या तुरंत उनको एक साउंड थेरेपी देता हूँ ताकि वो बेहतर फील करें और मोर कॉन्फिडेंट होकर अपने दिमाग को फोकस करके वो एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम में बेहतर रिजल्ट ला पाते हैं। जी, आप चूंकि सिद्धार्थ जी लगातार 8-9 सालों से इस फील्ड में हैं और लगातार आप लोगों से जुड़ रहे हैं, लोगों को आप गाइड करते हैं, कहीं ना कहीं उनके जीवन को आप सही डायरेक्शन देकर आगे मूव ऑन बढ़ने की उनको आप सलाह देते हैं। कोई एक ऐसा एग्जाम्पल जो आप हमसे शेयर करना चाहें, कोई ऐसा क्लाइंट जो आपके पास आया हो जो जीवन से बिल्कुल हताश हो, बिल्कुल निराश हो, और आपको भी देख करके लगे कि भाई ये इतना निराश है, इतना हताश है और कहीं कुछ ऐसा वैसा ना कर ले, अब इसको मैं कैसे डील करूं? मतलब कहीं ना कहीं आपको भी ये चैलेंजिंग लगाओ कि भाई इस क्लाइंट से जो है डील करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसको मैं कैसे डील करूं या इसको मैं किस तरीके से समझाऊं, क्योंकि हर तरीके से समझने की जो क्षमता है वो उसकी क्षीण हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो ऐसा कोई चैलेंजिंग क्लाइंट आपके पास आया हो या ऐसा कोई केस आपके पास आया हो तो आप हमसे प्लीज डिस्कस करें। एक ऐसा केस है जो बड़ा अजीब है, अजीब या मेरे दिल के बहुत खास है। ये पिछले 2020 का केस है, जब हमारे देश पर कोविड महामारी थी। एक परिवार मेरे पास आया कि हमारे ऊपर लगभग 6 या 7 करोड़ का कर्ज है, हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो हम सुसाइड कर लें या फिर हमें पैसे मिल जाए। अब बड़ा ही विचित्र स्थिति था कि आप किसी को रातों रात करोड़पति नहीं बना सकते। ऐसा कोई उपाय नहीं होता कि आपने जादू की छड़ी घुमाई और रातों रात करोड़पति कोई बन गया। वो पहला मौका था जहां मैंने खुद से सवाल पूछा कि क्या मुझे अपने नियमों को तोड़ना है,
क्या मैं एक मानव जीवन बचाने के लिए अपने नियमों के खिलाफ जाऊं? तो हाँ, वो एक ऐसा पल था जहां मैं नियमों के खिलाफ गया। मैंने उनको टिप्स दिए जिससे वो स्टॉक मार्केट में पैसा बना सकें। और ये एक ऐसा विधा है जहां मैं न्यूमरोलॉजी के माध्यम से अपने फेसबुक पेज पे और दूसरे माध्यम पे भी लोगों का मार्गदर्शन करता हूं। तो वो पहले ऐसे केस थे जहां मैंने उनको पर्सनली किसी को एडवाइस किया। यूजुअली मैं इसको पर्सनली किसी को एडवाइस नहीं करता हूँ। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल जन सामान्य को बताने के लिए जब मेरा मन किया तब बताता हूँ। उस स्पेसिफिक केस में मैंने उनको मार्गदर्शन दिया और उन्होंने लगभग 6 महीने के अंदर में अपने उस कर्ज से सिग्निफिकेंट रूप से मुक्ति पा ली। और आज वो दोनों खुश हाल शायद इस इंटरव्यू को भी देख रहे होंगे और घर में बैठ के खुश हो रहे होंगे कि वो भी एक सफ़र था हमारा अप्रैल 2020 का, जहां हमने बेहतर किया। और देखिए, ऐसे क्लाइंट को डील करना और उसको ऐसी सिचुएशन से बाहर लाने की जो एक खुशी है, जो एक हैप्पीनेस है, वो शायद आप ही फील कर सकते हैं, क्योंकि आपने उनको ऐसी डायरेक्शन दी। अब जहाँ पर बात ये आती है, अभी जैसे आपने जिक्र किया कि वो दंपति इतने ज़्यादा परेशान थे कि उनके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे कि या तो उनको पैसा मिल जाए उतना जिससे वो अपना कर्ज चुका सकें, या फिर दूसरा तरीका मौत की तरफ जो उनको लेकर जाता है। अब ये सवाल मैं आपसे जो अगला पूछने जा रही हूँ, बेहद ही संगीन सवाल ये है। आजकल का जो माहौल हो गया है सिद्धार्थ जी, न सिर्फ यंगस्टर्स, बड़े बुजुर्ग जो हैं, यंगस्टर्स जो हैं, न सिर्फ वही परेशान हैं, बल्कि आजकल का जो यूथ है, या मैं ये कहूँ कि 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, जो कॉलेज जाते हैं, जो स्कूल जाते हैं, वो बच्चे आजकल शायद पढ़ाई को लेकर या घर में माहौल उनका ऐसा है उसको लेकर कभी कभी इतने ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं कि वो कुछ अनर्थ करने की सोच बैठते हैं और शायद कर भी लेते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? उन पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? किस तरह से आप उनको अवेयर करना चाहते हैं कि भाई अगर ऐसी कोई कंडीशन आ रही है, ऐसी कोई परिस्थिति बन भी रही है, तो आप कम से कम किसी की गाइडेंस लेकर उस परिस्थिति को आप टाल सकते हैं, उस कंडीशन से आप ओवरकम कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे न्यूज़पेपर में ऐसे केसेस आते हैं रोज़ाना कि भाई 10 साल के बच्चे ने ऐसा कर लिया, या 15 साल के बच्चे ने कोई गलत काम कर लिया, या 20 साल के बच्चे ने कोई ऐसी जो है हरकत कर ली। तो जो ये यंगस्टर्स है, ये जो यंग जनरेशन है और जो बच्चे हैं ख़ास तौर से, उनको आप किस तरह से गाइड करना चाहेंगे और उनके पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं ताकि ऐसी कंडीशन ना बने? क्योंकि एक बच्चा अपने बारे में ही सोचता है, वो ये नहीं सोचता कि उसके बाद उसके माँ बाप पर क्या गुजरती है, उसके माँ बाप के ऊपर क्या बीतती है, या आगे उसके माँ बाप की लाइफ कैसी रह जाती है। तो ऐसे बच्चों को आप क्या कहना चाहते हैं, और ख़ासतौर से ऐसे पेरेंट्स को भी आप क्या कहना चाहते हैं कि कैसा माहौल अपने बच्चे को दें? सबसे पहले बात करता हूँ पेरेंट्स का। अक्सर पेरेंट्स ये भूल जाते हैं कि वो भी कभी बच्चे थे और हम गैप है। हम जब बच्चे थे और आज के बच्चों में बहुत अंतर है। हमें आज के बच्चों को आज के बच्चों की तरह ही समझना पड़ेगा। और एक सबसे बड़ा गुरु मंत्र है जो मैं हमेशा देता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी परिस्थिति आ जाए, कभी अपने बच्चों की तुलना किसी और बच्चों से ना करें। इनफैक्ट अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आप अपने दोनों बच्चों की तुलना आपस में ना करें, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में अलग होता है और तुलना उनके उस कोमल मन को, कोमल हृदय पर एक ऐसा आघात करता है जिसको हर कोई अलग तरीके से झेलता है, हर कोई अलग तरीके से पार पा पाता है। तो अगर आप पेरेंट्स हैं, हमेशा अपने बच्चों के साथ समय बिताएं, समय दें। ये गार्जियन बन के नहीं, उनके मित्र बन के, उनके साथी बनकर, उनकी मनोभाव को, उनकी जिंदगी को, उनकी सोच को समझने की कोशिश करें। किसी भी पल पे अगर आपको ये लगता है कि मेरा बच्चा वो नहीं कर रहा जो वो हमेशा करता है, ये समय है सचेत होने का। अगर आपका बच्चा हमेशा बदमाशी करता है, खूब खेलता है, तूफान मचाता है, और ये वो समय आ गया जब वो खेलना बंद कर दे, वो गुमसुम रहने लगे, तो ये समय है आपके जग जाने का। कुछ ऐसी स्थिति है, कुछ ऐसी परिस्थिति है जो बच्चा आपसे शेयर नहीं कर रहा, जो बच्चा आपको बता नहीं रहा। इस परिस्थिति में आप खुद मार्गदर्शन करें। अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास से एडवाइस ले कि क्या चल रहा है मेरे बच्चे के जीवन में, कैसे मैं उसको बेहतर बना सकता हूँ। और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जहां हम उनके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और अगर आप ऐसे बच्चे हैं, ये सलाह उन बच्चों के लिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, जीवन जीने का नाम है, जीवन संघर्ष कर कर जीतने का नाम है। जीवन और जीतना दोनों ही जौ से शुरुआत होती है, इसलिए जीवन में कभी हार नहीं होती, कभी हारना नहीं है। परिस्थिति कैसी भी हो, कितनी भी विपरीत हो, उससे लड़कर जीतना है।
और हर पल पर यह भरोसा होना चाहिए कि हाँ, मैं लड़ूंगा, मैं संघर्ष करूंगा या करूंगी और मैं जीत हासिल करूंगा या करूंगी। संघर्ष आपका है। जिस भी पल पर, जिस भी समय पर आपको ये लगे कि हाँ, अब मेरा हिम्मत जवाब दे रहा है, अकेले ना रहे, माता पिता से शेयर करें। माता पिता से शेयर नहीं कर सकते, किसी भी ऐसे मित्र से शेयर करें जिससे आप शेयर कर सकते हैं, जो आपकी भावनाओं को, आपकी सोच को, आपको एक मार्गदर्शन दे सके, आपको एक नई रोशनी दे सके। हर सिचुएशन में हमें रास्ता निकालना है बेहतर करने का, खुद को बेहतर बनाने का। और हाँ, भरोसा रखें, बेहतरी जरूर हासिल हो सकती है, इसको कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल, देखिए दर्शकों, बहुत अच्छी बात यहाँ पर सिद्धार्थ जी ने की है। भाई पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो बच्चों के साथ थोड़ा सा फ्रेंडली नेचर को अपनाएं, बच्चों के कहीं ना कहीं दोस्त बन करके रहें, ताकि बच्चे जो हैं अपने सारे सीक्रेट्स जो हैं अपने पेरेंट्स के साथ सबसे पहले वो शेयर करें। और साथ ही साथ यहाँ पर बच्चों को भी समझने की बहुत ज़रूरत है कि अगर कोई भी सिचुएशन आ रही है, कोई भी ऐसी कंडीशन बन रही है जहाँ पर परेशानी का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर आपको हार नहीं माननी है। कैसी भी परिस्थिति है, कैसी भी कंडीशन बन रही है, कितनी भी परेशानी आपके जीवन में आ रही है, अगर आप अपने माँ बाप से अपनी परेशानी का जिक्र करते हैं, उनसे अपनी परेशानी साझा करते हैं, तो पेरेंट्स आपकी ज़रूर सुनेंगे, आपकी ज़रूर मानेंगे और पेरेंट्स ही आपको उस परेशानी से बाहर निकालेंगे। इसीलिए पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो है कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल नहीं आना चाहिए। पेरेंट्स को भी बच्चों का दोस्त बन करके रहना चाहिए और बच्चों को भी चाहिए कि चाहे कैसी भी कंडीशन उनकी ज़िंदगी में बन रही है, वो सबसे पहले उस कंडीशन को अपने पेरेंट्स के साथ साझा करें, उनके साथ डिस्कस करें। ठीक है। अच्छा, अब सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, अब जैसे एस्ट्रोलॉजी का सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूँ, क्योंकि एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी आप करते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी में जिस तरह से ग्रहों पर हम जो है काबू पाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ग्रहों को हम बदलना चाहते हैं। मान लीजिए सूर्य ग्रह अगर खराब है तो उसका उपाय कर लिया, उसको अनुकूल अपने कर लिया। मंगल ग्रह अगर खराब हो रहा है तो उसका उपाय करके उसको हमने अपने अनुकूल कर लिया। तो न्यूमरोलॉजी में किस तरह से आप जो है सोल्यूशन बताते हैं, रेमेडी बताते हैं? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में तो ग्रहों के अनुसार सारे उपाय किए जाते हैं, न्यूमरोलॉजी में किस तरह से उपाय किए जाते हैं या किस तरह से इसको प्रिडिक्ट किया जाता है, थोड़ा सा चाहती हूँ कि डिटेल में हम सभी को समझाएं। बिल्कुल, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो या न्यूमरोलॉजी, दोनों का जो शुरुआत है, दोनों का जो उद्गम है, वो एक ही है। अंक ज्योतिष अंकों से बना है। 0 से लेकर 9 तक के जो अंक हैं, यही हमारे जीवन है। यही हमारे जीवन की हर घटना को, हमारे हर पल को चलाती है। और यही अंक और कुछ भी नहीं, ग्रह भी है। अंक और ग्रह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों दो सिक्के नहीं हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और हमें दोनों ही पहलुओं को समझना है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, हम ग्रहों को नहीं बदल सकते। हम इतनी शक्तिशाली नहीं हैं कि हम ग्रहों को बदल दें या अंकों को बदल दें। हमें अपने व्यक्तित्व में बदलाव लाना है। हमें अंकों के हिसाब से चलना है, हमें ग्रहों के हिसाब से चलना है। अगर हमारा ग्रह ये बोल रहा है कि हमें जिम जाना चाहिए, तो हाँ, जाना चाहिए। ग्रहों की जो इशारा है, ग्रहों का जो मैसेज है, ग्रह जो हमें संदेश देना चाहते हैं, हमें उन संदेश को अपने जीवन में अनुकरण करना है। न्यूमरोलॉजी हो या एस्ट्रोलॉजी हो, यह जीवन जीने का सलीका है, जीवन जीने का तरीका है। हमें जीवन को इसके इशारों के सहारे जीना है। अगर मेरे ग्रह या मेरे अंक इशारा कर रहे हैं मुझे ब्लू कलर पहनना चाहिए, तो हाँ, मुझे ब्लू पहनना चाहिए। हर हालत में मुझ तक वहां पहुंचना चाहिए। तो अंक ज्योतिष की जो बेसिक यूनिट है, जो बेसिक चीज है, वो है अंक। और बहुत खास है 0 से लेकर 9 तक के अंक। जितने 1 से 9 तक के इंपॉर्टेंट है, उतना ही 0 भी इंपॉर्टेंट है। जी, जिस तरह से आपने कहा कि जैसे 1 से 9 तक के अंक जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और 0 भी उतना ही महत्वपूर्ण है, तो 0 किस तरह से महत्वपूर्ण है ये बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि आपने इस पर एक किताब भी लिखी है, एक बुक भी आपने लिखी है जीरो की वैल्यू पर। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा उस बुक के बारे में जिक्र करके आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह से उसमें जिक्र किया गया है जीरो वैल्यू का। जी, अक्सर हम जीरो की चर्चा नहीं करते, बट जीरो वो है गणित में जो जिससे अच्छे से मिल जाए उसे अनंत बना सकता है, और जिससे टकरा जाए उसको अपने समान शून्य भी बना सकता है। तो शून्य हमें अंत से लेके ऊंचाई तक ले जा सकती है। तो शून्य एक वाइब्रेशन है, एक एनर्जी है, वही आदि है, वही अनंत है, वही शुरू है, वही अंत है। शून्य के बाहर कुछ भी नहीं है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने अंक ज्योतिष में एक नई विधा का इजाद किया है, जिसे मैंने बोला है जीरो न्यूमरोलॉजी। जीरो की महानता,
और इसकी एक बुक आ चुकी है जिस बुक में मैंने बात की है बर्थ ऑर्डर और ह्यूमन साइकोलॉजी, कि कोई बड़ा बच्चा है उसके अपने अलग ट्रेट हो सकते हैं, कोई छोटा बच्चा है, अक्सर छोटे बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, बड़े थोड़े आलसी होते हैं कि चलो काम हो जाए, कोई तो कर देगा। तो ये एक प्रकृति है कि आप किस ऑर्डर में पैदा हुए हैं, आप पहले बच्चे हैं, मध्यम बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो हमारे व्यक्तित्व पे क्या प्रभाव डालते हैं, यही चर्चा मैंने उस बुक में किया है। जीरो न्यूमरोलॉजी इसी सफ़र को आगे बढ़ाएगा और एक नए तरीके से, एक नए सफ़र से हमारे जीवन को देखेगा। और ये जीरो को मैं हमेशा न्यूमरोलॉजी का हीरो बोलता हूँ, क्योंकि ये वो है जो आपको हीरो बना सकता है, ये वो है जो आपको जीरो बना सकता है। और इस जीरो की भारत भूमि से बड़ी अच्छी इंटरेस्ट है, बड़ी अच्छी जुड़ाव है। हमारे ही देश के आर्यभट्ट ने इस जीरो को दिया था, तो हमने ये गिनती शुरू की और अक्सर शायद हमने अंक ज्योतिष में इसको भूल गए थे। तो ये जीरो एक नई परिकल्पना है, एक नई उमंग है जो इस अंक ज्योतिष को नई बुलंदियाँ देगा। आने वाले समय में जब हम आज से 30 साल 40 साल बाद जब कभी बात कर रहे होंगे तो हम देखेंगे कि हाँ, ये जीरो ने सही में हीरो बनाया हमें। जी, चलिए, जीरो की वैल्यू तो हमें समझ में आ गई है आपसे बात करके। बाकी जो आपने बुक लिखी है उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। अच्छा, बात कर लेते हैं एस्ट्रोलॉजी को लेकर। अक्सर ये कहा जाता है कि हमारे जीवन में वही घटित होता है जो ग्रह हमसे करवाते हैं। ग्रह जैसे जैसे मूव ऑन करते रहते हैं, अपनी अपनी दिशा और दशा दोनों परिवर्तित करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा जीवन भी परिवर्तित होता रहता है। दूसरी ओर हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो ये कह देते हैं कि भाई होगा तो वही जो भाग्य में लिखा होगा, जो भाग्य में तुम्हारे है वो तुम्हें मिल जाएगा, जो नहीं है वो तुम कितने भी हाथ पांव मारो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या हो गया, भाग्य ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया या ग्रह चाल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, अक्सर कुछ चीज़ें जो हम सुनते हैं वो ज़रूरी नहीं है अक्षरशः सत्य हो। हम जो चीज़ें सुनते हैं और अक्सर जब कोई चीज़ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती है तो उसमें कुछ परिवर्तन आ जाता है। भाग्य हमेशा बहादुरों का साथ देती है। वैदिक ज्योतिष या अंक ज्योतिष कभी भी भाग्य प्रधान नहीं हुई है, ये हमेशा कर्म प्रधान हुई है। कर्म ही भाग्य का फैसला करता है, ग्रह हमारे कर्म तय करते हैं। हमें अपने मनोस्थिति पे, मनोभूमि पे ये काबू करना है और कर्म वैसे करने हैं जो हमें बेहतर बना सके। और जिसने कर्म को पा लिया, जिसने कर्म को अपना जीवन का लक्ष्य बना लिया, भाग्य उसको कभी धोखा नहीं दे सकता। इसीलिए हम सब ने बचपन में सुना है कि रस्सी के बार बार आने से पत्थर पर भी निशान पड़ते हैं। अगर हम बात करें रस्सी मजबूत या पत्थर मजबूत, बिल्कुल पत्थर मजबूत है, रस्सी कमजोर है उसके सामने, बट रस्सी ने अपने कर्म से, अपने मेहनत से उस पर भी निशान डाल दिया। तो हाँ, ऑलवेज रिमेंबर, कर्म हमारे भाग्य के निर्धारक होते हैं। हम कर्म करेंगे वही हमें भाग्य के स्वरूप में मिलते हैं। भाग्य ये फैसला करता है कि हमें कर्म का इनाम कितना मिलेगा, बट बिना कर्म किए क्या भाग्य हमें इनाम देगा? ऐसा नहीं है। कर्म करेंगे तो ही भाग्य हमारा साथ देगा। जी, ये बात तो बिल्कुल आपने 16 आने सच की है कि हम जब कर्म करेंगे तो ही भाग्य जो है हमारा साथ देता है, तो ही किस्मत जो है बलवान होती है। बात अब कर्मों की जब आ रही है, अक्सर क्या, अमूमन सभी लोग अच्छे कर्म करना चाहते हैं। आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहती हूँ कि भाई बहुत अच्छे कर्म हम करें ताकि जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा हो सके, सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे आसपास रहें, सारा अच्छा अच्छा फल हमें मिले। लेकिन बावजूद इसके कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि हम अच्छा कर्म करना चाहते हैं, बावजूद इसके हम कर नहीं पाते। मैं चाहती हूँ कि फलाने की मदद मैं करूँ, आप चाहते हैं कि फलाने की मदद आप करें, एक अच्छा कर्म आपका इसमें ऐड ऑन हो जाएगा, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन गई है, कारण कुछ ऐसे बन गए कि आप कर नहीं पा रहे। तो ये जो कर्म किए जाते हैं, इसके पीछे भी क्या कोई शक्ति होती है कि ये शक्ति हमें ये कर्म करवा रही है और ये शक्ति हमें ऐसा कर्म करने से रोक रही है? क्योंकि कई बार करना हम कुछ चाहते हैं, कर हम कुछ जाते हैं, तो उसका रिजल्ट भी फिर बदल जाता है कि अगर हम ऐसा कर्म करते तो शायद ये फल हमें मिल जाता, लेकिन हम ये कर्म कर गए तो अब नेगेटिव फल हमें मिलेगा। बिल्कुल, देखिए कर्म एक ऐसी चीज है जो हमारे काबू में भी है और हमारे ग्रहों के काबू में भी। इसे दोनों ही कंट्रोल करते हैं, दोनों ही इस पर प्रभाव डालते हैं। इसके लिए एक बहुत ही अच्छा टिप्स मैं देना चाहूँगा अपने साथी दर्शकों को। सुबह उठने, जब भी आप सुबह उठें तो अपने बिछावन को छोड़ने से पहले उस परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करें कि उन्होंने आपको एक नया जीवन दिया, एक नया दिन दिया अपने जीवन की एक नई कहानी लिखने को। और हर दिन सोने से पूर्व धन्यवाद करें उस प्रभु का और क्षमा मांगे अपने उस कर्म का जो आपने जाने अनजाने आपसे कोई गलती हो गई। तो ये दो वर्ड है अंग्रेजी के, थैंक्स और ग्रेटिट्यूड, जो आपके जीवन को बदल सकते हैं, जो आपके जीवन में एक नया उमंग दे सकते हैं। और ये ग्रेटिट्यूड या थैंक्स
सिर्फ हमें सजीव लोगों का नहीं करना है, ये निर्जीव लोगों की भी हो सकती है। एक बड़ा अमूमन सिनेरियो है, अगर हम बात करें, कितने बार हम अपने घर को थैंक यू बोलते हैं। हमारा घर भी हमसे थैंक यू डिजर्व करता है, हमने बहुत जल्दी नहीं बोलते, हम भूल जाते हैं, क्या है यार ठीक है चलता है, बट घर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमें रहने का जगह दे रहा है, हमें बारिश से, धूप से, ठंड से, गर्मी से बचा रहा है, जो काम एक माँ करती है अपने बच्चों के लिए। तो घर को भी थैंक यू बोलना है। तो जो ये थैंक यू है वो हमें बोलना है। दूसरा, जिस तरह चुंबक लोहों को अपनी तरफ खींचती है, उसी तरह हम भी अपनी तरफ वही खींचते हैं जो हम चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें, लोग आपको अच्छा बोले, तो आप दूसरों का सम्मान करें, आप दूसरों को रिस्पेक्ट दें, दूसरों को आप थैंक यू बोले, तो ही लोग आपके पास आकर आपसे जुड़ेंगे। हम वही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं जो हम देना चाहते हैं। तो आप जो उम्मीद रखते हैं कि दुनिया हमें दे, वो आप देना शुरू करें। और हर चीज़ पैसे नहीं होती। अगर आप कुछ नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, उस काबिल बने, उस आगे बढ़े कि आपको वो तैयारी मिले, आप वो बेहतर कर पाए। बट हाँ, हमने जो कुछ भी कर्म किए हैं जाने अनजाने, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना, और साथ ही साथ जो गलती हुई है उसके लिए भी क्षमा प्रार्थना करना हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाना चाहिए। चलिए, तो ये दोनों ही बातें, थैंक्स बोलना और ग्रैटिट्यूड रखना, ये दोनों ही बातें आप और हम आज से ज़रूर फॉलो करेंगे। अच्छा सिद्धार्थ जी, एक बात मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहती हूँ और समझना भी चाहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी जो है या न्यूमरोलॉजी जो है या साउंड हीलिंग थेरेपी जो है, ये हम सभी के जीवन को किस हद तक चेंज कर सकती है? क्योंकि चेंज होने के लिए भी कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन बनी हुई है, हर चीज़ की एक लिमिटेशन बनी हुई है कि भाई इस हद तक तुम खुद को बदल सकते हो या इस हद तक तुम जा सकते हो, उसके आगे तुम नहीं जा सकते। तो ये जो एस्ट्रोलॉजी है और इस तरह की जो विधाएं हैं, ये लोगों के जीवन को किस हद तक परिवर्तित कर सकती है, ये आपसे मैं समझना चाहती हूँ। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, इसकी कोई हद नहीं, कोई सीमा नहीं है। परम पिता परमात्मा प्रभु हमें हर वो चीज़ दे सकता है जो हमें चाहिए। सबसे पहले हमें अपने अंदर विश्वास लाना है। अक्सर आप इससे ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, जब हम पुराने ज़माने में गांव में जाते थे तो छोटे बच्चों को चाची मामी हवा में उछाल दिया करती थी, और बच्चा बड़ा हंसता था खिलखिला के। उसे तो रोना चाहिए, घबराना चाहिए, यार मैं तो नीचे गिरने वाला हूँ, पृथ्वी तैयार है ग्रेविटी के साथ नीचे खींचने को, बट फिर भी वो हंसता था। क्यों? उसे ये यकीन था, चाहे जो हो जाए मैं नीचे नहीं गिर सकता हूँ। यही विश्वास हमें अपने अंदर लाना है। हम कुछ भी करें, ये विश्वास लाएं, चाहे जो स्थिति हो, जो परिस्थिति हो, हमें अच्छा मिलेगा। जिस सिचुएशन में, जिस केस में हमने ये सोच लिया कि नहीं हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो पक्का नहीं मिलेगा। और जब आप कोई उपाय करते हैं, खुद को उस प्रभु पे समर्पित करते हैं, तो तैयार रहें कि हाँ, अगर प्रभु मुझे मेरे कर्मों के हिसाब से कुछ सजा भी देता है, तो आपका सजा भी स्वीकार है, आपकी सजा भी हमें स्वीकार है, उसे हम खुशी खुशी स्वीकार करेंगे। और यकीन माने कि जब आप इस मनोभावना के साथ प्रभु के शरण में जाते हैं, तो प्रभु आपको सजा नहीं, आपको इनाम देते हैं, और आपको जीवन में हर वो चीज़ दे सकते हैं जो आपको चाहिए, और आपकी सोच से बढ़कर, आपकी सोच से ज़्यादा दे सकते हैं। जी, चलिए, ये बात आपने बहुत अच्छी तरह से हम सभी को समझा दी। अब हम कुछ उपायों की बात कर लेते हैं। जब भी उपाय बताए जाते हैं ग्रहों के अनुकूल या नंबरों के अनुकूल, जब भी उपाय बताए जाते हैं, तो अमूमन एक तरह के उपाय होते हैं। मान लीजिए चंद्र ग्रह को लेकर अगर कोई उपाय बताया जाता है, तो वो एक तरीके का उपाय होता है कि भाई सफ़ेद चीज़ों का आप दान कर दो, मोती धारण कर लो, माता का सम्मान करो, क्योंकि माँ का कारक कहा जाता है चंद्रमा को। यही उपाय जो है 10 व्यक्ति अगर आ रहे हैं चंद्र से पीड़ित, तो उन सभी को बताया जाएगा। लेकिन उसमें से 3 लोगों को वो उपाय सूट करता है, 7 लोगों को सूट नहीं करता। तो इसके पीछे कारण क्या है? उपाय तो वही बताया जा रहा है, कष्ट भी वही है सभी लोगों को, लेकिन फिर भी उपाय सूट नहीं कर रहा। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल और मैं आपसे पूछ लेती हूँ। एक पूरी बिल्डिंग बनी हुई है 10 फ्लोर की, सेम वास्तु उसमें किया हुआ है, और वो सेम वास्तु 5 लोगों को सूट कर रहा है, बहुत अच्छे से उनकी प्रगति हो गई है, तरक्की हो रही है उस घर में प्रवेश करते ही, और 5 लोगों को वो जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव फल दे रहा है। अब एक ही तरह का मकान बना हुआ है, एक ही तरह की सारी चीज़ें वास्तु हो रखी है, फिर भी वो 5 लोगों को सूट करती हैं, 5 लोगों को सूट नहीं करती हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है और इसका निवारण क्या होना चाहिए? बिल्कुल, 2-3 चीज़ें, दोनों को अलग अलग आंसर करता हूँ। सबसे पहले कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम चंद्रदेव की बात करें, उसके उपाय सेम हो सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को कौन सा उपाय करना चाहिए वो अलग अलग होता है, क्योंकि हर व्यक्ति का परिवेश अलग है, हर व्यक्ति का कनेक्ट अलग है, हर व्यक्ति अलग अलग तरीक़ों पर ज़्यादा विश्वास कर सकता है। तो हाँ, हमें व्यक्ति के हिसाब से उस उपाय को बदलना पड़ेगा, उस उपाय को करना पड़ेगा जिससे व्यक्ति जुड़ पाए।
और उपाय के साथ साथ हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि व्यक्ति अपने जीवन में उसको अपना पाए। जैसे कि चंद्रदेव की अगर हम बात करें, लोग चंद्रदेव का उपाय कर रहे हैं बट पानी को वेस्ट कर रहे हैं, तो वो नहीं है, तो वो हमें नहीं कर सकते, हमें उसका बचाव करना पड़ेगा, हमें उस प्रकृति की संरचना को बचाव करना पड़ेगा, तो ही बेहतर है। तो हमें व्यक्ति के हिसाब से, उसकी घटनाओं के हिसाब से उपाय को उसके अनुकूल बनाना पड़ेगा कि किससे वो जुड़ सकता है और क्या उसके लिए बेहतर है। तो एक स्टैंडर्ड उपाय सबके लिए नहीं हो सकता, हर व्यक्ति को हमें अलग अलग उपाय देना पड़ेगा। जी चलिए, हर व्यक्ति को जो है अलग अलग उपाय ही सूट करता है, तो इसलिए एक ही तरह का उपाय फॉलो मत करने की आप कोशिश कीजिएगा, जानने की आप कोशिश कीजिएगा कि आपकी ज़िंदगी के अकॉर्डिंग, आपके ग्रहों के अकॉर्डिंग कौन सा उपाय आपको सूट करता है। अच्छा, उपायों की बात चल रही है तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कई बार लोग जो हैं इस हद तक पहुँच जाते हैं उपायों को करने में या किसी चीज़ को हासिल करने में कि वो लिमिट क्रॉस कर रहे हैं और उनको ये इस बात का एहसास भी नहीं होता कि भाई हमने अब अपना जो दायरा है वो लांघ दिया है। उपायों तक तो ठीक है, लेकिन कई बार आपके पास भी ऐसे क्लाइंट आते होंगे, लोग आते होंगे जो ये कहते होंगे कि भाई हमें इस टारगेट को अचीव करना है, या प्रेम मोहब्बत का कोई किस्सा होगा तो भाई मेरा प्रेमी मुझसे रूठ गया है, इसको मुझे मनाना है, अब चाहे कैसे भी करके आप मुझे कुछ भी उपाय बता दीजिए, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो, वाइट मैजिक हो, बस आप मुझे ये करके दे दीजिए। तो आपके पास भी ऐसे क्लाइंट आते होंगे। तो अब ये ब्लैक मैजिक की, वाइट मैजिक की ये जो बात आ जाती है, कितनी एग्जिस्ट करती है? क्या वाकई में रेलिवेंस इसका कुछ है, कुछ कनेक्शन होता है? क्या चीज़ें ये वाकई में हो जाती हैं जिस तरह से कोई टोना टोटका करा देता है, उन चीज़ों को करा देता है? तो क्या वाकई में ये चीज़ें असरदार हैं? तो क्या वाकई में कुछ लोग ऐसे हैं हमारे समाज में जो अपनी इस सीमा को लांघ जाते हैं? बिल्कुल, जहाँ तक हम बात करें क्या ये एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं, इस पर कोई शक नहीं होना चाहिए कि एग्जिस्ट नहीं करते। क्या हमें करना चाहिए, ये दूसरा प्रश्न है। एज ए एस्ट्रोलॉजर या एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट ये एक दायित्व का काम है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। हम वही चीज़ें कर सकते हैं जो सामाजिक परिवेश में जो सही है। जैसे एक बहुत कॉमन एग्जांपल लेता हूँ, अक्सर काफ़ी लोग आते हैं कि हमें लड़का हो या लड़की हो जानने के लिए। पर्सनली मैंने आज तक किसी को एडवाइस नहीं किया, मैं मना कर देता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन बताना नहीं चाहिए। क्यों? भारत देश में जन्म से पहले लिंग निर्धारण गलत है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर करे या एक डॉक्टर करे, दोनों के लिए ही गलत है। तो एज ए एस्ट्रोलॉजर भले ही हम पे कानून नहीं है, कोई हम पे सवाल नहीं पूछ सकता, बट हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वो चीज़ ना बताएं जो गैर कानूनी है, जो हमारे इस लॉ ऑफ लैंड के अगेंस्ट है। तो हमें भी ये दायरा तय करना पड़ेगा कि क्या सही है क्या नहीं है, और अगर गलत है आप मना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्यक्ति आपके पास किसी और के पास चला जाए। आप अपने कर्म को बेहतर बनाएं, और एज ए एस्ट्रोलॉजर आप हमेशा अपने कर्म को बेहतर बनाने की ओर आगे बढ़ें, वो बहुत जरूरी है। मैं पर्सनली ऐसे केसेस को सीधा मना कर देता हूँ कि भाई ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। हाँ, कोई पति पत्नी है, उनके बीच अनबन है, अगर वो आए कि हाँ हम दोनों को कुछ ऐसा करें कि बेहतर हो जाए, वो दोनों ऑलरेडी शादीशुदा हैं और अगर मेरे कुछ करने से उनका बेहतर हो सकता है तो बिल्कुल वहाँ मैं करूँगा, वहाँ मैं उनको बेहतरी की ओर आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन हाँ, कोई ऐसा है कि प्रेमी प्रेमिका है कि वो मुझे चाहिए, दूसरे का मन नहीं है, तो वैसी स्थितियों में मैं इन्वॉल्व होता ही नहीं हूँ। मैं क्लियरली मना करता हूँ कि नहीं, ये संभव नहीं है। और दूसरा, मैंने एक स्टैंडर्ड रूल बना रखा है कि किसी के बारे में ओपिनियन सिर्फ उसी को देता हूँ या उसके माता पिता को। किसी कोई ऐसा अनजाना आ गया कि ये लड़का मुझे पसंद है या लड़की मुझे पसंद है, आप बता दें, वैसे किसी को बताता ही नहीं हूँ, मना कर देता हूँ, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। आप उस व्यक्ति को मेरे पास लेके आ जाओ, उस व्यक्ति से मैं बात करूँगा कि उस व्यक्ति को अगर जानना है जरूर बताऊँगा। तो हमें भी अपना दायरा, अपनी सीमा तय करनी। हो सकता है वो दूसरी चीज़ है, क्या हमें करना चाहिए, ये उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए सिद्धार्थ जी, ये बात तो आपने बहुत अच्छी की है, और वाकई में देखिए एस्ट्रोलॉजर्स समाज को भी ये समझना चाहिए कि भाई हमारा दायित्व क्या है, हमारी लिमिटेशंस क्या हैं। कई बार होता है कि हम भी जो है छोटी छोटी चीज़ों को लेकर अपनी लिमिटेशंस को लांघ देते हैं, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पर हमारी लिमिट है, बस वहीं पर जो है हम लोगों को रुक जाना चाहिए। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है, कार्यक्रम को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। सिद्धार्थ जी, चलते चलते कुछ कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? चलते चलते वही प्रभु भक्ति में लगे रहें, सम्मान करें हर व्यक्ति का जो आपसे जुड़ा है, वो आपका दुश्मन हो, दोस्त हो। मानव का मानव से सम्मान जरूरी है, और मानव सबसे बड़ा धर्म है, इसी को हमें हमारे साथ रखना है। जी चलिए, फिलहाल कार्यक्रम को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। सिद्धार्थ जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार दर्शक। नमस्कार।
सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।